इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी इस तस्वीर को कभी भुला नहीं सकते। यह तस्वीर भारतीय सेना के शौर्य, साहस, युद्ध कौशल और जज्बे की तस्वीर है। यह तस्वीर 1971 की है, जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेकते हुए बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। तस्वीर 50 साल पुरानी है। डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे 16 दिसंबर 1971 की भारतीय सेना की विजय गाथा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। सोलह दिसंबर की तारीख आते ही साल 1971 याद आ जाता है। यह वही तारीख है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। दरअसल 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला बोल दिया था और इसके बाद शुरू हुआ भारत का जवाबी हमला। भारतीय सेना ने महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध के दौरान भारत ने करीब 93,000 युद्ध बंदी पकड़े थे और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश भी बना दिया था, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। प्रसार भारती आर्काइव्स के खजाने से हम आपको दिखाएंगे 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गाथा, वो भी भारतीय फौज के शौर्य, साहस, पराक्रम के ओरिजिनल फुटेज के साथ, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान ने भारत पर एक बार नहीं 4 बार युद्ध थोपा है, लेकिन हर बार ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और 1971 में तो भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया भी और उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। पाकिस्तान अपनी किन हरकतों के कारण बटा, बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ और 1971 का यह युद्ध कैसा था, इसे जानना समझना चाहें तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर 1971 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर एक डिटेल रिपोर्ट है, वो जरूर देखिएगा। इस विस्तृत रिपोर्ट को आप देखेंगे तब जान पाएंगे कि 1971 के युद्ध का बीज 1 साल पहले 1970 में ही पड़ गया था। But this all happened after a long struggle. A struggle for democracy, a struggle to hold general elections. The elections were held in November of 1970. The Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in the national and provincial assemblies. This was a severe setback to communal and religious parties on whom the Pakistani military government had depended. Even the results of the general election were not respected. This was a breach of confidence as far as the Bengali people were concerned. The Sheikh made it clear that the people's verdict was known and that 75 million people could not be kept down. He gave a call for satyagraha and launched a no-tax campaign. तो 1970 के चुनावों में जनता का फैसला स्वीकार न करना पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारी पड़ा और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1970 के ये चुनाव पाकिस्तान के
पहले आम चुनाव थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए और 1970 तक भारत में 4 आम चुनाव हो चुके थे, पर पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां की जनता का नहीं, तानाशाह फौजी हुकूमत का शासन था। यह हुकूमत जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों का दमन करने लगी तो वहां पर विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। पाकिस्तानी सेना ने तब बंगालियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में बंगाली शरणार्थी भारत में आने लगे। The frustrated Pakistani war machine tried to hoodwink the world with false propaganda. Their representative at the United Nations blamed India for trying to create a situation of famine and unrest in Bangladesh. But the fact was that Pakistan itself was creating such a situation. Millions of Bengalis fled from their homeland. A total of 10 million refugees sought sanctuary in India. This was a crushing burden on the Indian economy. The monsoon added to their miseries. प्रसार भारती आर्काइव्स पर करीब 45 मिनट के इस प्रोग्राम, जिसका नाम है 1971 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट, में आपको कई और बहुत दिलचस्प, रोचक और ऐतिहासिक घटनाएं देखने और जानने को मिलेंगी। 1970 में बंगाली शरणार्थियों को भारत ने आसरा दिया तो तिलमिलाकर पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला ही कर दिया और तब भारत की थल, जल और वायु सेना ने रणनीति बनाकर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। In Cham, in 15 Corps sector, Pakistan mounted their heaviest attack. They used 4 infantry and 1 armored brigade, supported by 8 artillery regiments. Our Jawans fought bravely and blunted the enemy offensive. An infantry brigade of 10 Indian Infantry Division, deployed west of the Munawwar Tawi, was reinforced with armor and infantry. The Indian Air Force provided excellent support in the Battle of Cham and helped the brigade in delaying the enemy for 72 hours. The Pakistani attack on the 8th and 9th of December on the eastern bank of the Munawwar Tawi was beaten back. Casualties on both sides were heavy. The second heaviest attack of the western sector was in Poonch, where a brigade of 25 Infantry Division was attacked. The attack was repulsed. The IAF, at the request of the army, provided splendid support and bombed the area of Kahuta by night. Having held off the enemy at Poonch, we attacked and captured some tactical features in the sector. All formations of 15 Corps mounted offensive operations with the troops they could lift from the defense. This was done to dominate the enemy throughout the Corps sector. Troops in Ladakh captured ground at altitudes of 5,000 meters under severe weather conditions, demonstrating once again the traditional determination of the Indian infantryman. Successful assaults in Kargil at a height of 4,500 meters were of strategic importance in securing the lines of communication to Leh. Troops of 26th Infantry Division captured the Chicken Neck area, securing Akhnur,
and thus relieved our own troops defending it. Troops of 19 Infantry Division carried out successful operations in the Lipa Valley. In retaliation to the Pakistani air attack on the 3rd of December, the IAF carried out attacks on Pakistani operational airfields at Chanderi, Sialkot, Sargodha, Murid, Mianwali, Pasrur, Risalpur, Jessore and Dhaka. On the 6th of December, the Attock oil refinery was set ablaze. Railway communications and marshalling yards were the particular targets of our Air Force and Navy. The Indian Navy achieved complete supremacy of the seas. The enemy's sea lines of communications from West Pakistan to Bangladesh were completely cut off. The Eastern Fleet, which included the aircraft carrier Vikrant, established a blockade of the maritime approaches to Bangladesh, and the Western Fleet dominated the Arabian Sea. On the 3rd of December, ships of the Eastern Fleet attacked the American-built submarine Ghazi and sank her. Aircraft from INS Vikrant attacked Chittagong and other harbors. Ships of the Western Fleet carried out daring raids on Karachi and sank a number of Pakistani warships just outside the harbor, which included the destroyer Khyber. Oil installations at Karachi were destroyed by a well-coordinated naval and aerial bombardment. A number of merchant ships, both enemy and neutral, proceeding to enemy ports, were intercepted and their cargo examined. The enemy ships were captured. 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो उस समय जनसंघ से सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में होते हुए भी देश को सर्वोपरि रखा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नई मिसाल पेश की। दरअसल अटल जी ने पाकिस्तान के हमले के खिलाफ संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खुलकर समर्थन भी किया, उनकी प्रशंसा भी की। आइए सुनते हैं अटल जी का वो जोरदार राष्ट्रवादी ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने संसद में दिया था, मगर उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी थी। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर, सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। ये संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा ये देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने लगे। मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस आक्रमण के काल में ये पार्लियामेंट या खां के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है। पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है। यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर और प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य है।
1971 के युद्ध में पश्चिमी क्षेत्र में भारत को सबसे मुश्किल लड़ाई जैसलमेर के लोंगोवाल में लड़नी पड़ी। लोंगोवाल की इस लड़ाई पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है जो बहुत लोकप्रिय हुई। इस फिल्म का नाम था बॉर्डर। भारतीय सेना और वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की जो कहानी आपने इस फिल्म में देखी है वो शायद ही आप कभी भूल पाएंगे। लेकिन रील से हटकर अगर रियल में लोंगोवाल की लड़ाई को जानना समझना चाहें तो आपको प्रसार भारती आर्काइव्स पर ए डेट विद द एयरफोर्स कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको यह मालूम पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तानी सेना कई किलोमीटर तक भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर घुस आई थी, पर भारतीय वायुसेना के जाबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जैसलमेर से करीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इस बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव है लोंगेवाला। दिसंबर सन 1971 लोंगेवाला के इस रेगिस्तान में अचानक भारी टैंकों और तोपों की गरज के साथ जंग की तपती हुई आंधी उठ खड़ी हुई। पाकिस्तान ने लोंगेवाला के बॉर्डर पर अपनी एक जबरदस्त आर्मर्ड थ्रस्ट की T-59 टैंक की एक रेजिमेंट, शर्मन टैंक्स की एक स्क्वाड्रन, आर्टिलरी की एक फील्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी की एक मीडियम बैटरी रेजिमेंट और तकरीबन 4000 आदमियों के साथ लोंगेवाला के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला कर दिया और देखते ही देखते आतिशबाजी करती हुई दुश्मन की फौज 16 किलोमीटर अंदर लोंगेवाला तक पहुंच गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही फिर जहाज लोंगेवाला पर थे। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक गिरते जा रहे थे और अब बजाय हमारी पोस्ट पर गोले बरसाने के उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया था। इधर हमारे पायलट्स ने इन टैंक्स के लिए लाने वाली इमदाद और एम्यूनिशन से भरी हुई गाड़ियों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। दिसंबर की शाम तक तकरीबन 37 टैंक और बेशुमार व्हीकल्स लोंगेवाला के रेगिस्तान में बिखरी पड़ी थी और बची खुची अपनी सरहद की तरफ वापस भागती हुई दिखाई दे रही थी। लोंगेवाला का रेगिस्तान ऐसे लग रहा था जैसे टैंक्स का कब्रिस्तान हो। दिसंबर की शाम को हमला करने वाले पाकिस्तानी फौज का ये पैगाम इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो अपने हेडक्वार्टर से कह रहे थे, दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या पीछे मुड़ना भी मुश्किल है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। साथ ही साथ हमारे हंटर जहाज़ों ने रेल के जरिए इन टैंकों के लिए इमदाद और सामान लेने वाली गाड़ियों पर भी हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया। तमाम आर्मर्ड थ्रस्ट वापस लौटकर बॉर्डर की तरफ वापस भाग रही थी। हमारे जहाज़ों ने उन्हें जाते जाते भी तबाह कर दिया।
तो इस तरह लोंगोवाल की लड़ाई में भारतीय एयरफोर्स के विमानों ने लोंगोवाल पोस्ट पर 40-45 टैंकों के साथ आए 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस जंग में पाकिस्तान के 34 टैंक तबाह हुए थे और 200 सैनिक मारे गए थे और भारत के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए। लोंगोवाल की इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई, जिससे भारतीय वायुसेना का सिर एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ। उस वक्त वायुसेना के हंटर विमानों ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर बात मौजूदा समय की करें तो हमारे हवाई बेड़े में आज राफेल और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं, मगर एक वक्त था जब मिराज 2000, MiG-23 ही हमारे हवाई बेड़े की शान हुआ करते थे। देखिए प्रसार भारती आर्काइव्स पर 1971 के युद्ध में वायुसेना के जौहर को दिखाती इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। GOC 12 डिवीजन से खबर पाते ही एयरफोर्स के बेस कमांडर विंग कमांडर मिनी बाबा, जो कि इस वक्त एयर कमोडर हैं, उन्होंने अपने एयर क्रूज को इकट्ठा किया। उस वक्त जैसलमेर के हवाई अड्डे पर सिर्फ 4 हंटर जहाज थे जो इस इलाके के एयर डिफेंस के लिए मौजूद थे। वहां मौजूद 4 हंटर जहाज़ों में से 3 को देखते ही देखते ग्राउंड अटैक में तब्दील कर दिया गया। हमारे जहाज़ों के पायलट्स की नज़रें सबसे पहले उन टैंक्स पर पड़ती थी जो कि हमारी छोटी सी पोस्ट पर बुरी तरह से गोले बरसा रहे थे। देखते ही देखते पायलट्स ने अपने जहाज़ों को डाइव में डाला, गन साइट में इन टैंक्स पर जमाई और रॉकेट्स इन पर बरसा दिए। टैंक्स में से धुआं और शोले निकलने शुरू हो गए, लड़खड़ाते हुए रुकने लगे। जहाज़ घूमकर फिर आते और दूसरे टैंक्स को मारते। सुबह से शाम तक यके बाद दीगरे हमारे इन जहाज़ों ने टैंक्स को इस कदर मार लगाई कि उन्हें सांस तक न लेने दिया। अब बजाय हमारी कंपनी पर गोले बरसाने के, ये अपनी जान बचाने के लिए रेत में इधर उधर बौखला कर भागने लगे थे, फिर भी बच न पा रहे थे। 6 दिसंबर की शाम तक तकरीबन 37 टैंक और बेशुमार व्हीकल्स लोंगेवाला के रेगिस्तान में बिखरी पड़ी थीं और बची खुची अपनी सरहद की तरफ वापस भागती हुई दिखाई दे रही थी। तमाम आर्मर्ड थ्रस्ट वापस लौटकर बॉर्डर की तरफ वापस भाग रही थी। हमारे जहाज़ों ने उन्हें जाते जाते भी तबाह कर दिया। दुनिया की एयर वॉर की तारीख में ये लड़ाई अपनी एक मिसाल है, जहां के दुश्मन की इतनी बड़ी आर्मर्ड थ्रस्ट को एयरफोर्स के चंद हवाई जहाज़ों ने सिर्फ अपने ही बलबूते पर शिकस्त देकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने जबरदस्त काम किया, लेकिन भारतीय नौसेना का काम काफी अलग था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने एक ही रात में पाकिस्तान के 3 जलपोतों को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी PNS गाजी का खात्मा कर पाकिस्तान पर वज्रपात कर दिया। PNS गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। उस समय गाजी का जवाब दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था, पर भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ और साहस से PNS गाजी को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए। आइए प्रसार भारती आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा देखते हैं जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नौसेना की विजय गाथा की सच्ची कहानी है। Even as the Leander program was gathering momentum, the 1971 war broke out. The Indian Navy tasted its first blood when it sank PNS Ghazi, the Pakistani submarine, off Visakhapatnam on the night of 3rd December and followed it up with an attack on the Karachi harbour the next day.
One of the lessons of the 1971 war was, it was for the second time only that surface-to-surface missiles were used in a war. And in a way it transformed naval warfare at sea. In those days we had only small missile boats which didn't have much endurance, which carried missiles. We realized that to be effective, we must have platforms which will be able to keep at sea for a long period and carry missiles. And hence the evolution of the original Leander class frigate into what we now call the Godavari class frigate. It is a ship which is basically on the Leander hull, but modified and stretched by us, but with a totally different weapon package. The 125-meter-long Godavari frigate is basically a stretched and broad-beamed offshoot of the Leanders. It is the only ship of its size in the world which can carry 2 large Sea King helicopters on board, equipped with Soviet missiles, Italian anti-submarine torpedoes, guns and radars also from the Soviet Union, and Indian and Dutch command control systems. The Godavari is probably the most international ship in the world. तो 1971 की भारतीय सेना की इस शौर्य की गाथा को आप ज्यादा गहराई से जानना चाहें, समझना चाहें, इस शौर्य गाथा के ओरिजिनल फुटेज देखना चाहें, तो बेहिचक प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर आ जाइए। ये और ऐसी बहुत सी सामग्री आपको यहां पर मिलेगी। इसी के साथ डीडी दस्तावेज में आज बस इतना ही। डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।